चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमसे हमेशा उम्मीद करते हो कि मैं आपके लिए यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए और अपने फौजी भाइयों के लिए क्या गुड न्यूज लेके आऊं। तो दोस्तों बिल्कुल सही न्यूज आपके सामने रखूंगा कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार असमंजस में क्यों है और असमंजस की स्थिति के बारे में पूरी बात करूंगा और लगभग आपका मिनिमम फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और मैक्सिमम कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब आपका 7वें वेतन आयोग का डीए पर पूर्ण विराम लग गया है और इस डीए की घोषणा क्या होगी और जनवरी 2026 में यदि कितना डीए होगा, मर्ज होने पर न्यूनतम सैलरी और अधिकतम सैलरी क्या होगी, इसके बारे में पूरी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर बात करूंगा, जहां पर जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव श्री शिवगोपाल मिश्रा का धैर्य टूट गया। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, सरकार ने जनवरी में घोषणा की और उसके बाद डीओपीटी सेक्रेटरी ने धड़ाधड़ मीटिंग की, हमें भी बुलाया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव मांगे, सब दे दिया, आर्मी से मांगा और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी जो विभाग हैं उनसे सबसे मांगा और उसके बाद शांत बैठ गए। अब उसके बाद लगातार सदन में मामला उठ रहा है, रोडों पर जा रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही, कैबिनेट सचिव को लिखी जा रही, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया, जरा वीडियो देखिए। Standing committee meeting of All India Railways Federation, where we have decided that on 19th of the September, on the Martyrs' Day, our all rank and file will hold the demonstrations at the branch level to demand for the immediate announcement of the HCPC, because a lot of time have been passed and all the central government employees, including railways, they are feeling very much agitated that while the government has promised that they will give the enhanced wages and allowances from the 1st of the January 2026, but up till now neither pay commission have been constituted nor the terms and reference have been finalized. So taking this into account, today this decision has been taken. I hope that government will take a cognizance to it, and if they are not going to take a cognizance of it, then we will further decide the strategy and will go for the broader agitation throughout the Indian Railways. वीडियो में उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को कहा है कि बिल्कुल आपको लग रहा है ट्रेन का चक्का जाम करना पड़ेगा। अब उन्हें भरोसा नहीं है, यानी इस शख्स का भरोसा डगमगा गया तो इसका मतलब जो नीचे जितने लोग हैं सबका भरोसा डगमगाएगा, क्योंकि ये जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं और ये रेलवे के बड़े अधिकारी हैं और नेता भी हैं। अब उन्होंने कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं अंगुली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने 28 अगस्त 2025 को एक लेटर निकाला और महासचिव सभी संबंध यूनियनों के महासचिवों को, जो जितनी रेलवे फेडरेशन की यूनियन है, उन्होंने कहा है कि 28 अगस्त 2025 को एक वर्चुअल एक मीटिंग किया है। उसमें स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया है कि एआईआरएफ की 101वीं वार्षिक जो बैठक है 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन इसकी मेजबानी करेगा। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि 19 सितंबर 2025 को शहीद दिवस पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के शीघ्र गठन तथा उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नियमों को निर्धारण करना और उन्होंने कहा गवर्नमेंट नोटिफाई करने के लिए आंदोलन पर, यानी उन्होंने कहा एक सम्मिलित आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने कहा एआईआरएफ के सभी संबंध यूनियनों से अनुरोध है कि वे आईआरएफ की स्थायी समिति की बैठक के लिए उपयुक्त निर्णयों को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करें। यानी बिगल बज गया है, बिगल बज गया है। अब सरकार से दो हाथ करने की तैयारी है और उसकी शुरुआत बिल्कुल दोस्तों कर दी। आप देख सकते हो अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली, ये लेटर है इस तरीके का। इससे आपको पता चल जाएगा आखिर भरोसा टूटता जा रहा है। और उन्होंने तमाम अपने पोस्ट किए। मैसेज फ्रॉम श्री शिवगोपाल मिश्रा, द आईआरएफ स्टैंडिंग कमेटी हैज डिसाइडेड 19 सितंबर 2025 मार्टियर्स डे विल बी ऑब्जर्व दैट एजुकेशनल प्रोग्राम, सीधा कहा, अक्रॉस ऑल ब्रांचेस प्रेसिंग फॉर द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC फाइनलाइज ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए 19 सितंबर को शहीद दिवस पर हम ये मांग सरकार के सामने उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। अब बात यहां तक पहुंची है।
अब जितने न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को क्यों देरी हो रही है। अब देरी की सही असली वजह यह है, मैं आपको सीधा पहले बता देता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार इस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं है। और इधर सरकार के पास बाहर से आपने देखा होगा टैरिफ का दबाव बढ़ता जा रहा है, और सरकार और अमेरिका से किस तरीके से आप विवाद चल रहा है ये आप देख सकते हो। इन्होंने कहा है वाई 8th पे कमीशन डिले, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के इंतजार लंबा समय होता जा रहा है। लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द इसके गठन की सिफारिशों को लागू करेगी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करेगी, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अभी तक अंतिम रूप न दिया जाना ही सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही है। मेन वजह बताइए कि बजट पर बढ़ता बोझ, किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की आर्थिक नीति राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। अब जब देश की आप समझ सकते हो अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है, सरकार फिलहाल ऐसा बड़ा कदम उठाने से बच रही है जिससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव आए। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस बजटीय प्रावधान अभी नहीं किए गए। क्लियर हो गया ना जवाब? ये जवाब है, यानी नई सैलरी स्ट्रक्चर भी उन्होंने तैयार करना है कि किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए। यानी ये बातें थी। और इधर एक बहुत बड़े महाधिवक्ता यानी सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहे हैं कि लाखों रुपए कर्जा है, एक आदमी इस देश के अंदर एक आदमी पर 1 लाख से ज्यादा का कर्जा है। आप इतना कर्जा इस देश के ऊपर आप देख सकते हो, तो देश की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर है वो आपके सामने है कि ये है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को ये बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं, चुनाव के हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं, सांसदों का बढ़ रहा है, विधायकों का लगातार बढ़ रहा है। वहां कोई कटौती नहीं, सिर्फ जनता के लिए कटौती हो, केंद्रीय कर्मचारी के लिए कटौती है। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते हो, लेकिन तथ्य यही है यदि आप अंदरूनी इनकी बातचीत को आप एनालिसिस करोगे। अब मैं बात करूंगा, बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा कि यदि सरकार कुछ न करे, हमारे डीए को मर्ज कर देती है, तो हम कहां पहुंचते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक प्रेस रिलीज की बात करूंगा, जो कि जुलाई 2025 के आंकड़े निकले, लेकिन जून 2025 के आंकड़े आपको 58% बढ़ोतरी को निर्धारित कर रहे हैं, यानी 3% की बढ़ोतरी ये निश्चित है। अब इसकी घोषणा की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि सरकार ऐसी चीजों पर ध्यान रखती है, जिस बार ओणम देखा, गणेश चतुर्थी देखी, पे पेंशन पहले क्रेडिट हो गई, यानी जो 1 तारीख को होनी थी 30 तारीख को होनी थी, किसी को 26 को या 27 और 25 को हो गई D2। यानी जिस स्टेट में गणेश चतुर्थी यानी महाराष्ट्र के लिए जल्दी पे पेंशन आया, केरला भाइयों के लिए आया। अब इसी तरीके से हो सकता है कि दशहरा 2 अक्टूबर का है और सितंबर में सरकार ये घोषणा कर सकती है कि आपका 3% डीए बढ़ गया है। अब इसके बीच घोषणा का एक वीडियो चला था जो अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं, और ये वीडियो 1 जुलाई 2024 से 3% बढ़ोतरी का है। तो इसके ऊपर आप समझ चुके होंगे, हमने इसके ऊपर आपके पास खबरें आ गई होंगी कि ये वीडियो पुराना है। अभी नए वीडियो का इंतजार आपको सितंबर में प्रेशर डालना होगा, नहीं तो सरकार आज तक सितंबर में करती आई, पिछले साल उसने 16 अक्टूबर को किया था ये वीडियो। साथियों, तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और जबकि कर्मचारी संगठनों ने चिट्ठी लिखनी पड़ी कि आप भूल गए दिवाली सिर पे आने वाली है और आप डीए की बढ़ोतरी नहीं कर रहे, ना ही डीए का एरियर दे रहे हो, और अभी से सरकार से कहा जा रहा है कि आपको सितंबर में इसकी घोषणा करनी ही करनी है। और ये बात आप देख सकते हो कि आपको 2 अक्टूबर को दशहरा है, उसके बाद आपका धनतेरस आती है और 20 अक्टूबर की दिवाली आती है, और इससे पहले समझ सकते हैं कि सितंबर में इसकी घोषणा हो जानी चाहिए 3% 18। अब आगे की बात करें, जैसा कि 29 अगस्त 2025 को
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े जुलाई महीने के आ गए। अब जुलाई महीने के जो आंकड़े हैं उनमें सीधा जंप किया है 145 से 146.5, यानी 1.5% का जंप कर गए। अब जंप कर गए से क्या फायदा है? फिलहाल कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा है आपके फिटमेंट फैक्टर पर, क्योंकि सीधा यदि ये लगभग इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 61% पर आपका जाएगा। यानी फिलहाल जुलाई में 58.52% हो रहा है और धीरे धीरे 5 महीनों के आंकड़े आने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आपको 3% बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। और 58 प्लस 3% बढ़ोतरी से सीधा सीधा जो लाभ निकल के आएगा वो एक चौंकाने वाला लाभ होगा और हम सब के लिए फायदे वाला लाभ होगा। और उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यानी 61% आपका डीए हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.67 हो जाता है। यदि इसको मर्ज कर दिया जाता है, न्यूनतम सैलरी का एग्जांपल लेते हैं 18,000 है और उसका 61% जो बनता है 10,980 और उसकी टोटल सैलरी 1 जनवरी 2026 को 28,980 हो जाती। क्लियर है? आप यहां समझ सकते हो 28,980 हो जाती है। अब 8वां वेतन आयोग मिनिमम और मैक्सिमम कितना देगा? मान लो मिनिमम 15% लगा के देता है। क्लियर है? जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हो 15% 16 आपका 61 का फिटमेंट फैक्टर 1.61 होता है। 15% इसमें ऐड करें तो वो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.85 पहुंचता है। 1.85 पहुंचता है। 1.85 से न्यूनतम सैलरी आपकी बढ़कर के हो जाती है 33,300, यानी 33,300 की बढ़ोतरी होती है किसमें से? 28,980 में से। तो 4,320 रुपए की बढ़ोतरी 15% के हिसाब से होती है। और अगला उदाहरण मैं आप लूं कि यदि 20% बढ़ता है तो 20% से फिटमेंट फैक्टर आपका आ जाता है 1.93, क्योंकि 161 का 20% 32 और उसको ऐड करके 1.93 हो जाता है। और 1.93 से जो 18,000 बेसिक सैलरी है वो सीधा 34,740 पर पहुंचती है। यानी 34,740 पर पहुंचती है और इससे कुल बढ़त 5,760 होती है। यानी आप देख सकते हो कि बिना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जो हमें मिल रहा है इसका फायदा कि 61 पे पहुंचता है तो उसको सीधा सीधा हमारे लिए 10,980 मिलाकर के मर्ज हो जाता है। 28,000 जो 18,000 है वो 28,980 हो जाती है। अब इसके ऊपर 15% बढ़ता है तो वो सैलरी 28,980 की जगह 33,300 हो जाती है। यदि 20% बढ़ता है तो 34,740 हो जाती है। तो ये हमने मिनिमम और मैक्सिमम बताया, बाकी कुछ भी कोई बम फोड़ रहा हो कि इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने आपको मिनिमम बता दिया। 15% और 20% के बीच में ये बढ़ोतरी होनी है। तो दोस्तों ये थी आपके सामने मैंने रखा कि डीए का आखिर क्या असर पड़ेगा, क्या आपकी घोषणा होगी और 8वें वेतन आयोग पर क्या इफेक्ट है, वो आपके सामने रखा। धन्यवाद।